अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके जी। यार तिलावत हो जाए जानी, कर ले, कोई भी कर ले, आप कर लो। अच्छा भाई, कल तक हमने अपना रिसीवेबल का अकाउंट कंप्लीट किया था और मैंने ये कहा था कि भाई आज के बाद जब आप एडजस्टमेंट्स करेंगे तो क्या आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा या कैश फ्रॉम ऑपरेशन? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, फिर हमें अगर ये दिखता है मेरी बैलेंस शीट के अंदर कि मेरे पास कोई रिसीवेबल का अकाउंट है, तो उस रिसीवेबल के अकाउंट को देख के मुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि मेरा कुछ पैसा है जो कि मुझे रिसीव। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, या तो इस साल कुछ सेल हुई, वो पैसा नहीं आया, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पिछले साल का पैसा इस साल आ गया। तो सर हमने फिर इसकी कंक्लूजन ये बनाया था कि अगर आपका रिसीवेबल आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता है, तो रिसीवेबल के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इस साल सेल हो गई, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई, बट उसके पैसे। तो आपने सिंपल क्या करना है, इंक्रीज इन रिसीवेबल को लेस कर देना है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हो? तो सर उसका मतलब है कि आपके रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं। रिसीवेबल डिक्रीज होने का मतलब यह है कि इस साल के प्रॉफिट में कुछ भी उसका शामिल नहीं है, जबकि कैश आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे। तो सर सिंपल कंक्लूजन ये निकला था कि इंक्रीज इन रिसीवेबल लेस होंगे और डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड होंगे, अलॉन्ग विद द लॉजिक हमने किया था। अच्छा भाई, अब अपने पास हेडिंग डाल लें इन्वेंट्री की। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर सर एक दूसरा हेड था, वो था हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक। अब देखते हैं कि इसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट आता है। बहुत सुकून से समझिएगा इसको, फिर हम इसका एक सवाल करते हैं। अच्छा, अब टेक्निकली आज की क्लास में हम तीन कॉन्सेप्ट करेंगे और तीन कॉन्सेप्ट के बाद उनका एक सवाल करेंगे। सही है जी? तो बहुत फोकस के साथ। भाई मैंने ये कहा कि अजम्पशन है कि सर लास्ट ईयर हमारा है 2021 और करंट ईयर है हमारा 2022। मैंने ये कहा कि सर मेरे पास कैश बैलेंस लास्ट ईयर मौजूद है कोई 1.2 मिलियन का। ये लास्ट ईयर तक का बैलेंस है, एज एट है वो। फिर हमने ये कहा कि भाई इस साल हमने एक इन्वेंट्री परचेज की। हमने कहा सर इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। सर हमने कहा हमने इन्वेंट्री परचेज की है कोई 150 की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इन्वेंट्री परचेज की 150 की, तो क्या ये मेरा अभी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अभी तक मैं अभी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी ये एसेट है, अभी ये एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। सही है जी? हमने कहा सर ये एसेट है। यहां तक कहानी समझ आती है। फिर हमने कहा इसमें से मैंने कोई सर 80,000 रुपए का माल बेच दिया। कितने का? 80,000 रुपए का। तो मैंने कहा सर जब मैंने 80,000 रुपए का माल बेच दिया तो मैंने एक एंट्री बनाई होगी COGS और इन्वेंट्री क्रेडिट 80,000 से। आप जरा गौर फरमाए, फोकस करें कि लास्ट टाइम तक हमने कोई भी इन्वेंट्री बचाई नहीं थी। जो खरीदी थी वो बेच दी थी। देख लो कोई भी एग्जांपल, जितनी भी एग्जांपल्स थी हमारी, मैंने जितनी इन्वेंट्री परचेज की थी सबके सबको बेच दिया था। अब मामला कुछ ऐसा है कि कल हमारे पैसे फंसे हुए थे रिसीवेबल में, आज हमारे पैसे फंसेंगे इन्वेंट्री में। तो हम जरा उस लॉजिक को समझते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, कल की क्लास तक हमारे पैसे फंसे हुए थे कहां पे? रिसीवेबल के अंदर। आज पैसे फंसेंगे इन्वेंट्री के अंदर। तो देखते हैं कि उसका कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट है। चलें सर, व्हाट्सोएवर द केसेस, हमने कहा कि हमने इसको बेचा और वो कैश के ऊपर बेचा। चले आपके लिए कुछ अकाउंट रिसीवेबल भी डालते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड होते रहें। हमने कहा हमारी सेल्स आ गई सर कोई यहाँ पे 3 लाख रुपए की,
अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो गया सर 2 लाख रुपए से, और कैश आ गया हमारे पास, बल्कि आपको वहां पॉजिटिव दिखाना मैंने, तो मैंने कहा ये मेरे पास 30,000 रुपये का रिसीवेबल है और 270 का कैश है। अच्छा, अब अगर वाज़ेह तौर पे देखें, यहाँ पे सिर्फ मैं ऑपरेशंस तक की बात करूं, मैंने कहा कि भाई अगर मैं वाज़ेह तौर पे देखूं तो क्या आपको अपेरेंटली यहाँ पे देख के ये समझ आता है कि मेरे पास इस साल ऑपरेशन से पैसे का आउटफ्लो ही है। इन्वेंट्री किसके लिए खरीदता हूँ? बिजनेस के लिए ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ बिजनेस का आउटफ्लो ही है? कितना? 150। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि सर इसको मैं कहूंगा ये है बिजनेस का इनफ्लो। कोई तुमसे पूछे कि नेट तुम्हारे पास कितने आए, तो 270 में से 150 माइनस करेंगे। सर मुझे बखूबी आज पता है ये है मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये है मेरा, यहां तक कोई मसला। ये सिर्फ ऑपरेशंस की कहानी है। मैंने कहा ऐसी मिलियन ऑफ एंट्रीज बनती हैं, तो अब मिलियन ऑफ एंट्रीज के अंदर हुआ ये होगा कि भाई मेरे पास से कैश जो गया है वो ये रहा, कैश जो आया है वो रहा, मेरे पास नेट कितना आया 120। यहां तक कोई मसला है? चलें जी इसको आगे लेके चलते हैं। बट जब सर मैं पीएनएल बनाऊंगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैंने कहा पीएनएल बनाते वक्त मैं अपनी सेल्स कितनी दिखाऊं, 270 या 3 लाख? सर क्यों? सर क्योंकि देखें सेल्स तो सेल है ना, पैसे आए या ना आए। चले सर, मैंने कहा मेरी सेल्स आ गई 3 लाख रुपए की, सीओजीएस कितनी दिखाऊं? 80,000। सर वो 150 क्यों नहीं? अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 150 इसलिए नहीं क्योंकि खरीदा ज्यादा बेचा कम? साथ साथ बोलोगे खरीदा बेचा, तो जो बेचा वो पीएनएल में और जो नहीं बेचा वो बैलेंस शीट में। सही है, लॉजिकली बात समझते। मैं क्या कह रहा हूं, खरीदा बेचा, अगर मैंने खरीदा ज्यादा है तो मेरी जेब से पैसा गया है। अब लिंक कर रहा हूं मैं, खरीदना ज्यादा का मतलब समझते हो, जेब से पैसा गया है पर पीएनएल में चार्ज हुआ है कम। अब यूं समझें कि एक्सपेंस कम है और कैश का आउटफ्लो ज्यादा है। आपके सामने अगर कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपके सामने एंट्री बना के दिखाइए। मैं पहले बोलता नहीं समझ आता, एंट्री से समझ आ रहा है भाई। मेरा तो एक ही उसूल है, मुझे ये बात समझ आती है कि इन्वेंट्री अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, ये शो करती है कि आपने खरीदा ज्यादा है और यूज कम किया है। खरीदा, अच्छा खरीदने ज्यादा का मतलब क्या है? पैसे गए हैं जबकि एक्सपेंस हुआ है। तो क्या अब आज के बाद मैं तुमसे पूछूं क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं खरीदूं ज्यादा का एक्सपेंस हो कम? यस सर, क्योंकि आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली ज्यादा और वो यूज हुई है, तो जो यूज हुई है वो पीएनएल में चली गई और जो यूज नहीं हुई वो बैलेंस शीट में, उसका एक्सपेंस का कोई हेड नहीं है। यहां तक बात क्लियर होती है? चलें जी, वेरी गुड। अब इधर देखिएगा, मैंने कहा कि सर मैंने यहां से 80,000 रुपए माइनस कर दिए, ये कितना आ गया? 220। सर मैंने कहा ये 220 मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। आप सर चलें इतनी चीजें कर रहे हैं तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी डाल दें, ये कितना आ गया? 210। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, आप खाली मुझे इतना बता दें यहाँ पे कि अगर मैं ऐसे ही पीपी की फिगर अज्यूम करूं, तो मैंने कहा कि सर लास्ट ईयर 5 लाख 490 अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर मैंने कहा सर आप मुझे खाली इस बात का जवाब दें कि मैंने अज्यूम ये किया कि मेरी इन्वेंट्री ओपनिंग 0 है और मेरे पास अभी इन्वेंट्री कितनी बच गई? 70,000 रुपए की। 70 कैसे बची? सर 150 की आपने परचेज की थी, 80 की बेच दी तो 70 बच गई। अच्छा, मैंने कहा कि सर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल भी आ रहा है 30,000 रुपए का, और मैंने कहा ओपनिंग कुछ भी नहीं था, आसानी के लिए
अच्छा अगर मैं सिंपल एक काम करूं, एक 1.2 मिलियन के अंदर एक 20 ऐड कर दूं तो 1320 हो जाएगा ये। हमने कहा सर ये हो गया 1320,000। आपको ये हुआ हुआ मिलेगा सवाल के अंदर, आपको ये हुआ हुआ मिलेगा सवाल के अंदर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अब आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। देखो यार आप मुझे दो तीन चीजें लिंक करनी है तो इसलिए बहुत फोकस होकर देखना है इधर। मैंने कहा आपने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रखोगे? 210। यहां पे क्या पार्क होंगी? एडजस्टमेंट्स पार्क होंगी। अच्छा जब तुम बच्चों एडजस्टमेंट्स पार्क करोगे तो सबसे पहले कौन सी एडजस्टमेंट है? वो कितना है? 10,000 रुपये। ये कितना आ गया? अच्छा पर हमें एक बात पता है कि हम अब वैसे लिखते नहीं है। वो पहले जो समझने की बात थी तब समझने की थी, पर अब हम कुछ भी नहीं लिखते। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इसको ऐड करवा के यहां पहुंच चुका हूं? ये क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। सर अब समझ आती है गेम। ये है हमारे पास 220 का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा मैं तुम्हारे लिए उसको और ब्रेक करता हूं समझाने के लिए। मैं पहले एक बात करता हूं, समझ आया तो सही है वरना इसको ब्रेक करता हूं। क्या ये मानते हो 220 के अंदर सेल्स भी है और 220 के अंदर एक्सपेंस भी है? नहीं मानते तुम लोग, मेरे को लगता है। अच्छा मैं कह रहा हूं 220 के अंदर सेल्स कितने की है? सर 220 के अंदर सेल्स है 3 लाख रुपए की, और 220 के अंदर सीओजीएस है। यानी 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 ये सेल्स के दो, यानी इस प्रॉफिट के दो ब्रेकअप हैं, एक सेल्स और सीओजीएस। सेल्स इसके अंदर छुपी हुई है 3 लाख रुपए की, सीओजीएस छुपी हुई है 80,000 रुपए की। पर अब देखो मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं कि कैश फ्लो की असल मंतक क्या है। भाई आपको IAS 7 ये कह रहा है कि जब तुम्हारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, क्या करने के बाद? सर जब मेरे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया एडजस्टमेंट्स करने के बाद, अब आप देखें इस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या मसले हैं। पहला मसला, क्या पूरा पैसा आ गया है या नहीं आया कुछ? अच्छा वो मुझे कौन से अकाउंट से देखेगा? रिसीवेबल के अकाउंट से। आपका रिसीवेबल क्या इंक्रीज होता हुआ दिखता है? तो मैं ये कह रहा हूं इस प्रॉफिट के अंदर, सुकून से समझना इस बात को, मैं ये कहने लगा हूं कि सर इस प्रॉफिट के अंदर जो मेरी सेल्स है उसमें से कुछ पैसा नहीं आया, तो क्या मैं उसको रहने दूं या हटा दूं? तो हमने कल की क्लास में यही सीखा था ना कि आपके पास, प्लीज सुनिएगा, आपके पास अगर रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ दिखे तो क्या करना? लेस कर देना उसको। तो मैंने ये कहा कि सर मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हेडिंग पार करूंगा और यहां पे लिख दूंगा सर इंक्रीज इन रिसीवेबल। कितने से? 30,000 रुपए से लेस करूं। अच्छा अब ये खाली समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि पेपर में लाइनें बना के आ जाओ। आप जरा फोकस करें। मैं अगर इस 30,000 को इस 3 लाख रुपए से नेट करूं तो कितना आ गया? 270। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जैसे ही मैं ये एडजस्टमेंट पार करूंगा मेरे इस प्रॉफिट के अंदर छुपी हुई सेल्स खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी कैश सेल में? वापस समझो तुम्हारे लेवल पे आके मैं कह रहा हूं कि आपको क्या ये बात समझ आ रही है? आज और डिटेलिंग कर रहा हूं मैं इसकी। इस प्रॉफिट के अंदर तुम लोग बताओ, देखो सबसे पहले ये क्या था? प्रॉफिट बिफोर। तुमने क्या पार की? एडजस्टमेंट पार करके कहां पहुंच गए? अच्छा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में कितनी चीजें? सेल्स, सीओजीएस। वेरी गुड। अच्छा फिर मैं आपसे ये पूछता हूं, उस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में क्या कैश के कुछ मसले हो सकते हैं? यस सर। अब आज के बाद आप कहेंगे दो मसले। पहला मसला, हो सकता है कि सेल्स का पूरा पैसा, अगर सेल्स का पूरा पैसा नहीं आया बच्चों तो वो मुझे कहां से पता लगेगा? रिसीवेबल के अकाउंट से। क्या रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था? रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब उतने पैसे मैं क्या करूं? उसको हटा दूंगा। पर मैं आपको सिर्फ यहाँ ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इस प्रॉफिट के अंदर जो सेल है, अब वो सेल कैश सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। वो सेल किस में कन्वर्ट हो चुकी है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करके।
पहले बताओ लॉजिकली समझ आता है? देखो एक चीज का रट्टा नहीं लगा रहा, मैं एक एक लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे चलता है कैश फ्लो। आगे गेम तो यहाँ है जो मैं समझाने लगा हूँ। यहाँ पे क्या ये बात मानते हो कि COGS आपका इसके अंदर नेगेटिव है? तभी ये बना ना। अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या आप इस बात को मानते हो कि आपने अभी लॉजिकली समझा मेरे साथ, आपने इन्वेंट्री खरीदी थी ज्यादा और यूज की? तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आपने इन्वेंट्री अगर यूज की है कम तो यूज हुई भी चली गई पीएनएल में, एज ए एक्सपेंस गई, जबकि आपके कैश का आउटफ्लो ज्यादा है क्योंकि आपने खरीदी। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर तुम्हें ये बात समझ आए, वरना मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, क्या आपको ये बात समझ आती है कि IS7 ये समझाने की कोशिश करता है, अगर समझ आ जाए, कि जब भी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ये वो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है जो कि खरीदी तो गई बट यूज होने से रह गई। तो मेरे पीएनएल में सिर्फ क्या मौजूद है? यूजेज। मेरे पीएनएल में क्या मौजूद है? और मेरे कैश में पूरी अमाउंट। वापस से मेरे पास मेरी COGS में क्या मौजूद है? यूजेज। और मेरे कैश में पूरी अमाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मैं ये पूछूं, क्या आपके ऑपरेशंस में से 80,000 गए थे या 80 से कुछ ज्यादा गए थे? अच्छा तो मैं अगर आपसे पूछूं कितने ज्यादा गए थे, आप बोलोगे 70 और ज्यादा गए थे, क्योंकि इतने से इन्वेंट्री क्या हुई है? इंक्रीज हुई। अब मैं खाली इसकी समरी बता रहा हूं। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे, आप एडजस्टमेंट्स पार्क करेंगे, एडजस्टमेंट्स पार्क करके कहां पहुंच जाएंगे? अच्छा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट, सेल और COGS। अच्छा पहले सेल्स की बात करते हैं। मैंने कहा उस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ पैसा ना आया हो? मैं क्या करूंगा उसको? कैसे पता लगेगा? अकाउंट रिसीवेबल। वेरी गुड। और दूसरी ये सीख रहे हैं, इन्वेंट्री मैं रट्टा भी लगवा सकता था, इंक्रीज हो तो लेस कर देना। लॉजिकली समझो, मैंने कहा इन्वेंट्री के इंक्रीज होने का मतलब समझो, इन्वेंट्री इंक्रीज ही तब होगी जब खरीदोगे ज्यादा और कुछ बच जाए। जब खरीदेंगे ज्यादा, तो आपने जब खरीदा ज्यादा है तो आपकी जेब से पैसा गया है, आपके पीएनएल में चार्ज हुआ है, तो आपको कैसे पता लगेगा कितना ज्यादा पैसा, कितनी ज्यादा इन्वेंट्री खरीदी थी? इन्वेंट्री के इंक्रीज से। तो जितने से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ये बात तो तय हो चुकी है कि उतनी ही अमाउंट मेरी जेब से ज्यादा गई है जो कि मेरे पीएनएल में नहीं है। तो आपको क्या लगता है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होना चाहिए, ऐड? लेस होना चाहिए। वेरी गुड। लेस क्यों होना चाहिए? ताकि कैश पे पहुंच जाओ। वेरी गुड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर, अब मैं यहां पे एक और चीज माइनस करूंगा, उसका नाम क्या है भाई? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से? 70,000 से। अच्छा आप क्या ये बात मानते हैं आपके सर, अगर मैं यहां पे इसको इससे मैच करूं, इस 80,000 को इस 70 से, तो ये कितना बन गया? नेगेटिव नेगेटिव 150 नेगेटिव बन गया। ऐसा ही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको टोटल करूं, 210 प्लस 10,000 माइनस 1 लाख रुपए, कितना आया? 1,20,000। सर अब मैं कहता हूं कि ये है मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आप मुझे एक बात बताएं, जब मैंने ये सवाल शुरू किया था मैंने यही कहा था कि मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,20 का। तो सर आज के बाद लॉजिकल चलना है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। उसके बाद क्या होंगी? अच्छा अब एडजस्टमेंट को गिन लेते हैं ना। डेप्रिसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक होगा? नॉन कैश। अच्छा जी डेप्रिसिएशन किस अकाउंट से मिलेगा? वेरी गुड। गेन ऑन डिस्पोजल क्यों लेस होता है? इम्पैक्ट जीरो वो ऑपरेशन से पर्टेन। लॉस ऑन डिस्पोजल क्यों ऐड होता है? क्योंकि ऑपरेशन से पर्टेन। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों ऐड बैक होता है? ताकि इम्पैक्ट जीरो हो जाए और मैं पूरी पेमेंट दिखा सकूं। चलिए जी आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, वी विल अराइव एट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि लिखना नहीं होता। अच्छा मुझे एक बात पता है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन में फर्क है। अब कितनी वजहों से? तो पहला रिसीवेबल, दूसरा, तो मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है उस प्रॉफिट में कुछ ऐसी कमाई हो जो रिसीव, कैसे पता लगेगा? रिसीवेबल के अकाउंट से। इंक्रीज इन रिसीवेबल क्या करेंगे? लेस कर देंगे। मुझे पता है ये पैसे मुझे रिसीव
नहीं हुए, पहली चीज समझ आ गई, हमने साइड में लगा दिया। तो फिर क्या आज के बाद ऐसा हो सकता है कि मैंने खरीदा ज्यादा हो, यूज किया हो कम? तो ये कहां से पता लगेगा? इन्वेंट्री के अकाउंट से। अगर इन्वेंट्री का अकाउंट मुझे इंक्रीज होता हुआ दिखता है, दिस मीन्स कि मैंने इस साल खर्चा किया था, ऑपरेशंस में ज्यादा खर्चा किया था, जबकि यूज हुआ है। तो फिर जो यूजेज है वो ऑलरेडी पीएनएल में मौजूद है, तो जो नहीं है वो क्या है? इंक्रीज है। तो जो इंक्रीज है आप क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तभी हमने कहा कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होता है? लेस होता है, ताकि आप अपने एक्सपेंस को अपने खर्चे में कन्वर्ट कर दें। बात क्लियर है? चलिए जी, कॉपी करें इसको जल्दी से। हसन रब्बानी वापस बता देते हैं। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, तुमने इन्वेंट्री खरीदी इस वाले सवाल में कितने की? 150 की। तुमने यूज की कितनी? 80,000। तो बच कितनी गई? 70,000। तो जो इन्वेंट्री बच गई वही तुम्हारा इन्वेंट्री का इंक्रीज है ना। तो तुम कहते हो 70 ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, 80 ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, 70 में और माइनस करूंगा। तो जितने से मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है वो ऐसा खर्चा है जो मेरी जेब से तो जा चुका है, बट मेरे पीएनएल में मौजूद नहीं है। सही है जी। एक्सपेंस को कैश एक्सपेंस में कन्वर्ट करने के लिए। सही है भाई, ये हो गया कॉपी यहां तक? ये अकाउंट रिसीवेबल, हाँ ये 30,000 रुपये। हाँ जी, पूछ पूछ। वापस से बता देता हूँ भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने ये एंट्री भी आ गई ना, इन्वेंट्री खरीदी कितने की? अच्छा, ये तो मुझे बाय डिफॉल्ट पता है, सुनना हाँ सारे बच्चों, देखो यहाँ पे तो मैंने एंट्री बनाई है, तो तुम्हें पता है 150 की खरीदी गई है। ये लॉजिक डेवलप करने के लिए बनाई है मैंने। आपको पता है आपकी जेब से गए 150 है, क्योंकि खरीदी 150 की है, बट बेची कितने की? 80,000 तक किया, यानी मैंने जो 150 तक का माल परचेज किया था उसमें से 80,000 का बेच दिया, तो मेरे पीएनएल में कितना चार्ज हुआ? 80,000। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिखाना चाह रहा हूँ उस केस के अंदर कि जितना मैं बेचूंगा ना पीएनएल में, सिर्फ उतना चार्ज होगा। तो जो नहीं बेचा वो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, ऐसा ही है, जबकि मेरी जेब से पैसा जा चुका है। अब जब आप पीएनएल बनाते हैं ना, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 150 माइनस हुआ होगा, या उतना जितना मैंने बेचा है, जितना मैंने बेचा है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपका प्रॉफिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें से 80 माइनस हुआ है, जबकि आपके पास के आपके जेब से 80 से कुछ ज्यादा गए थे। और वो क्या ज्यादा गए थे? जो आपने इन्वेंट्री बेचने से रह गई है। तो जितने से मेरी, अच्छा मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज कब होती है? जब मैं खरीदूं और कुछ बच जाए। इन्वेंट्री इंक्रीज कब होती है? जब मैं खरीदूं ज्यादा और कुछ बच जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपको पता है ये बात कि आपके प्रॉफिट के अंदर वो तो जा चुकी होगी जो बिक गई, कौन सी नहीं गई होगी? जो नहीं बिकी। और वो मुझे कैसे पता लगेगा कितनी नहीं बिकी? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो मैं क्या करूंगा, उसको भी लेस कर दूंगा। देखो यहां से उसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने जानबूझ के ऐसे बनाई। इस 220 के प्रॉफिट के अंदर 80,000 की नेगेटिव सीओजीएस है, क्योंकि ये बेच चुका था। क्लियर है? मैंने कहा कि मैंने कितनी इन्वेंट्री नहीं बेची? 70,000 की। ये देखो ये रही इन्वेंट्री, क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चार्ज हो गया वो मेरे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में तो आ गया। ऐसी कौन सी अमाउंट है जो मैं बेचने से रह गया जबकि मेरा कैश जा चुका है? 70,000 रुपए। तो जब मैं ये माइनस करूंगा ना, तो अल्टीमेटली वो 80,000 150 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मेरी जेब से गए भी कितने थे? 150। वहां भी कितने हो गए? 150। तो आप सबको समझाने का मकसद ये है कि एग्जामिनर या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको नहीं पता होगा कितनी खरीदी बेची, वो तो मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं। आपको सिर्फ एक चीज ख्याल रखनी है एग्जाम में, आपको पता है जो बिक गया वो पीएनएल में है, इंक्रीज इन्वेंट्री अलग से पार्क कर देना। क्लियर है? आप कैश पे पहुंच जाओगे। इनिशियली, इनिशियली एसेट होता है ना, जो भी मेरा एसेट है वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक नहीं बिकती तब तक तो मेरा एसेट है ना। तो तब तक कहाँ रहेगा वो? पीएनएल में।
वो बैलेंस शीट में, ये देखो यहाँ पे कहाँ था, ये बैलेंस शीट के अंदर, ये बिकेगा तो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जाएगा, पीएनएल में, तभी तो डिस्पैरिटी है, वरना तो फर्क ही नहीं होता। क्लियर है भाई, तुझे क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? स्टेटमेंट दिखा दें बस, ये देख लें यार, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ये पीएनएल भी बना लो। नहीं, पेपर में लिखना नहीं है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, बट आपने पेपर के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना है, एडजस्टमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स के बाद पार्क करनी है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में एक चीज होंगी, दो हो गई हैं, अब दो हो गई हैं। पहली क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बता दो इसको छापते हुए, अकाउंट रिसीवेबल को प्लीज ऑनेस्टली बताओ सोच के कि अकाउंट रिसीवेबल को मैं एडजस्ट क्यों करता हूँ, क्यों का जवाब दो, ताकि ऐसा हो सकता है कि कुछ कैश रिसीव जबकि वो सेल में कन्वर्ट, मैं इसको क्या करूंगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल की वजह से मैं ऐड करूं, वो कब होगा, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आपको पिछले साल के पैसे जो कि इस साल की सेल में नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, हमने साइड में लगा दी। मैंने कहा अब एक और मसला है, मसला ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, साथ साथ बोलोगे कॉस्ट ऑफ सर। अगर हम यूं कहें तो ये बात आई थिंक कि गलत नहीं होगी, तुम लोग मुझे समझाना। मेरा कहना ये और मेरा मानना ये है अपने एक्सपीरियंस से कि सेल्स का अकाउंट रिलेट करता है रिसीवेबल से, या यू कैन से कि रिसीवेबल रिलेट करता है सेल से, और मेरा मानना ये है कि सीओजीएस का अकाउंट रिलेट करता है इन्वेंट्री से। ऐसा है? तो फिर मैंने क्या किया समझिएगा, मैंने ये किया कि जो माल बिक गया वो मेरे पीएनएल में जा चुका है। कितना गया था इसमें, 80,000 रुपए। कितना नहीं बिका, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जो पीएनएल में जा चुका वो नेगेटिव में ऑलरेडी है। अगर मुझे इन्वेंट्री इंक्रीज होते हुए दिखती है तो दैट शोज कि मैंने इतनी इन्वेंट्री खरीदी थी जिसके पैसे मेरी जेब से गए थे, बट मेरे पीएनएल में चार्ज, तो मैंने अलग से माइनस करके दिखा दिया। बात क्लियर है? तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा सीओजीएस मेरे कैश इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, इसको कॉपी कर लें भाई। ये कॉपी हो गया तो फिर चले डिक्रीज इन इन्वेंट्री पे, चलें जी। ऑनलाइन वालों कॉपी हो गया भाई, जल्दी बता दो। अच्छा भाई, अब इसको देख लें समझने के लिए। हमने कहा कि सर ये हमारे जो बैलेंसेस हैं अब ये बन जाएंगे लास्ट ईयर के बैलेंसेस, ऐसा ही है, क्योंकि अब न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, वो है 2023। ये आ गया 2022, यही था, और सर ये आ गया हमारे पास 2023। अब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। सर मैंने ये कहा ये तो सीधा सीधा हो गया 480, सही है जी। अब वापस से यहाँ पे गेम कर लेते हैं। पहली चीज तो मैंने ये की कि ये जो मेरी 70,000 की इन्वेंट्री क्या मेरे पास मौजूद थी, हाँ या नहीं? तो मैं आसानी के लिए एक चीज करता हूँ आपके लिए, मैंने कहा इस साल में कुछ भी नहीं खरीदता, इस साल में कुछ भी नहीं खरीदता, मैं सिर्फ जो इन्वेंट्री मौजूद है मेरे पास उसको बेच देता हूँ। कर सकते हैं ऐसा? तो पिछले साल क्यों खरीदी थी?
थी नहीं, इसमें मौजूद है। वेरी गुड। हमने किया ये कि सर सबसे पहले आप एक काम करें, COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से भाई? अच्छा, इतने चैंपियन तो तुम लोग हो चुके हो, मुझे बता सकते हो कि क्या ये एक एक्सपेंस है? यस। मुंडी यूं नहीं हिलाना, ये एक्सपेंस है। जल्दी से, हाँ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये एक्सपेंस है तो क्या मेरी जेब से कोई कैश गया? नहीं। कैश कब गया था? आप अगर जोर लगाएं अपने भेजे पे, दिमाग पे, तो आपको याद होगा आपने शेयर होल्डर को बताया भी था कि ये 70,000 रुपए एक्सपेंस में चार्ज नहीं हुए, जबकि जेब से। तो तुमने कहाँ दिखाया था ये? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इंक्रीज इन इन्वेंट्री के नाम पे। आपने बताया था उसको, बकायदा ये देख लो, आपने उसको बताया था कि भाई देखो ये 70,000 रुपए ऐसे हैं जो इस साल एक्सपेंस में कन्वर्ट, जबकि मेरी जेब से जा चुके हैं। ये आपने बताया था ना लास्ट टाइम। अब क्या हुआ? बिक गई इन्वेंट्री, बिक गई, पर इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं याद दिहाने के लिए, नो कैश आउटफ्लो, एस आउटफ्लो वॉज इन प्रायर ईयर। आउटफ्लो कौन से ईयर में था? तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि इन्वेंट्री पिछले सालों की खरीदी हुई इस साल बिके, तो जिस साल बिकेगी वो उस साल क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। पहले बताओ, बात क्लियर है? अच्छा जी, यानी सर मुझे एक बात समझ आती है कि मेरे पास अब मेरी इन्वेंट्री का बैलेंस हो गया जीरो, होना भी चाहिए जीरो। अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई। अब हमने कहा कि सर ये जो इन्वेंट्री थी इसको मैंने बेच दिया कैश पे। मैंने कहा सर ये मैंने 270 की बेची इन्वेंट्री। नो कैश आउटफ्लो एज आउटफ्लो वाज इन प्रायर ईयर। लास्ट ईयर आउटफ्लो था, इस साल कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, क्योंकि जो माल मैंने पिछले साल पैसे देके खरीदा था उसको बेचा इस साल है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक चीज हो सकता है कि पिछले साल खरीदी हो, तो कैश कब गया होगा? पिछले साल। यूज कब हो रही है चीज? इस साल। तो ये रही। सही है जी। अच्छा भाई, मेरे पास सेल्स आ गई कितने की? 270 की। अब आप मजे की बात देखें, वो जो पिछले लोगों ने उधार लिया हुआ था, उन्होंने कहा तो हमसे भी पैसे ले लो भाई। तो हमने कहा कि भाई वो कितने थे? 30,000 रुपए। तो हमने कहा कैश हो गया डेबिट 30,000 रुपए से, और अकाउंट। अच्छा, कोई तुम में से मुझे बता दे, ये 30,000 रुपए इनकम है या रियलाइजेशन है? ये इनकम। इनकम किस साल की थी? रिसीव कब हो रही है? तो इस साल आ गए पैसे। अच्छा भाई, यानी सर अब हम अगर P&L बनाना चाहें तो सेल्स आएगी कितनी? पर ये बात याद रखिएगा, इस 270 के अंदर वो 30,000 शामिल नहीं है, क्योंकि ये 30,000 की सेल किस साल की थी? ये कमाई तो एक साल की होती है ना, उस कमाई का पैसा सिर्फ रिसीव कब हो रहा है? इस साल। अच्छा भाई, मैंने ये कहा COGS कितनी है भाई? 70,000। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, क्या ये 70,000 एक्सपेंस है? इसने मेरे प्रॉफिट को, बट आई बिलीव कि इसका कैश पे इंपैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले साल पे किया था आपने, शेयर होल्डर को बता भी दिया कि ये एडिशनल पे हुआ है। बात क्लियर है? सिर्फ यूज कब हो रही है? इस साल। चलिए जी, मैंने कहा कि सर इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 2 लाख रुपए। अच्छा, मैंने कहा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 रुपए। मेरे पास ये कितना आ गया? 190। मैंने कहा सर अब मैं बना सकता हूं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 190 आ गया। आपने सर यहां पे एडजस्टमेंट पार्क की किसकी भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कितने की? अच्छा सर, याद दिहाने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में कि ये 2 लाख रुपए क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा तुम में से कि इस प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं? एक इसके अंदर सेल कंपोनेंट है और एक कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स कितने की है?
अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 2,70,000 ओनली फॉर द ईयर है, ये ओनली फॉर द ईयर, होनी भी फॉर द ईयर चाहिए, कमाई 1 साल की देखी जाती है। अच्छा COGS कितनी है? नेगेटिव में, ऐसा ही है, चले जी। मुझे अब लगता है कि मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में फर्क है। किस वजह से? 2 वजहों से। पहला, दूसरा, वेरी गुड, आए जी देखते हैं। यहां पे मैंने ऐड करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर मुझे लगता है कि मेरे जो रिसीवेबल्स हैं वो कम हो गए, तो मुझे आप एक बात बताएं, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिक्रीज इन रिसीवेबल। अच्छा रिसीवेबल मेरे कितने से कम हो रहे हैं? 30,000 रुपए से। पर रिसीवेबल के कम होने का मतलब है आपको पिछले साल का पैसा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी सेल्स का पैसा ये इस साल का, सेल्स का पैसा ये कुल मिला के 3 लाख रुपए, कुल मिला के 3 लाख रुपए। बस सर यहाँ पे जैसे ही मैं, प्लीज सुनिएगा, यहाँ पे जैसे ही मैं ये 30,000 रुपए ऐड करूंगा, तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसको और इसको मिला दूं तो ये भी कितना हो गया? क्या मैं कह सकता हूं कि ये पूरे कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो चुका है? अब एक और पंगा है इन्वेंट्री का। अच्छा इन्वेंट्री ने बिला वजह आपके इस पैसे को कम किया हुआ है, जबकि क्या कुछ जेन्युइन कैश आउटफ्लो है? ये कैश आउटफ्लो किस साल था? तो भाई फिर वो कहता ये है कि जब भी आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो तो आपने उसको क्या कर लेना है? ऐड बैक कर लेना है। कितने से भाई? 70,000 रुपए से, क्योंकि देखो आपकी इन्वेंट्री कितने से कम हुई। अच्छा मैं इसकी मंतक समझाता हूँ, एक में लिखना बंद, सिर्फ समझो आप। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब यह है कि आपकी जेब से कुछ गया जबकि वो प्रॉफिट में चार्ज हो चुका है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो चुका है, जबकि कैश अपनी जगह है, उस पर कोई हिट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड बैक करूंगा ताकि इसका इम्पैक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वापस से दोनों लॉजिक बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं पिछले केस की, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। जल्दी से मुझे एक साथ बताओ, इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो क्या शो हो रहा होता है? खरीदी ज्यादा, यूज की, तो जो यूज की वो कहाँ है? पीएनएल में। वेरी गुड, वापस से इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या बताती है? खरीदी ज्यादा, यूज की कम, यूजेज कहाँ मौजूद है? पीएनएल में। तो जो चीज मौजूद नहीं है वो हम और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे इस केस के अंदर लास्ट ईयर मैंने कितना माइनस किया था? 70,000 रुपए। मैंने अपने शेयर होल्डर को ये बता दिया था कि मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी 150 की, 80 की यूज कर ली थी, 70 की यूज, जबकि मेरे पैसे जा चुके थे। तो मैंने लास्ट ईयर शेयर होल्डर को बताया कि मैं 70 और माइनस कर रहा हूं, तो वो सिंपल कहता है कि भाई इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पहले बताओ ये लॉजिकली क्लियर हो? पक्की बात है। हम आ गए अगले साल। अगले साल के 70,000 की इन्वेंट्री ओपनिंग में मौजूद थी, पर क्लोजिंग में मौजूद इन्वेंट्री क्या हो गई, कम हो गई। फिर वो आपको लॉजिक देता है, वो कहता ही है कि जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपने वो इन्वेंट्री यूज की है जिसकी पेमेंट की थी, जिसका एक्सपेंस हो रहा है, तो जिससे प्रॉफिट हो गया है, जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट, आप क्या करना है, इसको ऐड बैक कर लेना। तो सिंपल उसूल बना लो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगा। बट क्या लॉजिक के साथ क्लियर है? आखिर बार बताओ जल्दी से, एक साथ सारे बच्चे के, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड क्यों होगा? क्योंकि उसकी पेमेंट हुई थी, यूज हुई है, तो इस साल सिर्फ एक्सपेंस है, उसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। तो जब सिर्फ कोई कैश इंपैक्ट नहीं है तो मेरे पीएनएल में इसको क्या हुआ हुआ है, माइनस हुआ हुआ है। इसको क्या कर दूंगा मैं, ऐड बैक कर दूंगा। भाई बात क्लियर है? पक्का? ओके जी। तो सर अब मुझे एक बात बताएं, इन सबको जब मैं सम करूंगा तो ये कितना आ गया? 3 लाख रुपए। और टेक्निकली अगर आप मेरी एंट्रीज को भी देखें तो इस पूरे एंट्री के अंदर सिर्फ सेल्स का इंपैक्ट है, क्योंकि इसका आउटफ्लो कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अच्छा भाई, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगे 16200000, ऐसा ही है, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये नेक्स्ट ईयर हो गया इसका। रीजन ऑफ डिडक्शन यानी रीजन ऑफ एडिशन होगा ना, इस साल तो ऐड किया हमने।
हाँ कासिम, डिडक्शन तो पिछले साल थी ना। देखो कासिम सिंपल है, पिछले साल मैंने इसलिए माइनस किया क्योंकि मैंने खरीदी ज्यादा थी, यूज की कम थी। तो मेरा यूजेज मेरे पीएनएल में था 80,000 रुपए, तो बाकी 70,000 रुपए नहीं था, तो मैंने माइनस करके दिखा दिया कि भाई इतने और पैसे लगे थे मेरे। और वो ऐसे पता लगा था इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे इस साल उल्टा हो गया कासिम, इस साल हुआ ये कि जो इन्वेंट्री लास्ट ईयर खरीदी थी वो इस साल यूज हुई है, तो यूज हुई है तो एक्सपेंस हो गया, जबकि मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं गया। तो मैंने अपने शेयर होल्डर को बता दिया भाई मेरी कमाई देखना चाहते हो तो वो पीएनएल में सही माइनस हुआ है, जिसका कैश आउटफ्लो नहीं है। हाँ जी, तुम कुछ पूछ रहे थे। नॉन कैश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका कैश तो था ना पिछले साल, तो ये वर्किंग कैपिटल ना, पैसा फंसा हुआ है इन्वेंट्री में, तो उसको कहाँ डालते हैं हम, वर्किंग कैपिटल के अंदर। इसलिए इसकी प्रॉपर प्लेस इज वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जब खरीदी थी तो पैसा फंस गया था। नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरह नहीं करते। देखो यार, चीज सीखो जानी, ये नॉन कैश इसको कंसिडर कह सकते हो, नॉन कैश बट सेल्फ नहीं है। क्यों? मुझे एक बार बताओ, क्या इसका कैश आउटफ्लो नहीं था? पिछले साल था ना, तो पिछले साल कैश आउटफ्लो था, तुम्हारे पैसे यहाँ स्टकअप हो गए थे। अब वो पैसे क्या हो गए, रिलीज हो गए, क्योंकि तुमने उस इन्वेंट्री को बेच दिया। अच्छा देखो, कोई तुमसे ये पूछे, प्लीज अपने आप पे एग्जांपल रख के देखो। तुम अगर एक नॉर्मल दुकान भी चलाते हो ना, तुमने चीजें खरीद के रख ली, तुमने जब तक खरीद के रखी है वो तुम्हारा एसेट है। जब तक खरीद के रखी है हमारा क्या है, एसेट है। अच्छा अब लेट्स से मैंने एक पीस उसमें से कोई बेच दिया, तो मैं बोलूंगा वो सेल है, और उसके अगेंस्ट में उस सेल को पाने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया था ना, तो पहले वो एसेट था, वो क्या बन गया, एक्सपेंस। तो मैं हर साल जब अपनी कमाई निकालता हूं ना, तो मैं कहता हूं कि मैंने जो सेल की है उसकी कॉस्ट ये थी। तो मेरी कमाई देखने के लिए पीएनएल तो सही है, बट क्या कैश फ्लो देखने के लिए वो सही है, या कैश फ्लो इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। तो भाई देखो, कमाई एक अलग चीज है, पैसा एक अलग चीज है। इस सवाल में मुझे देख के बताओ, क्या मैं ये कहूंगा कि ये 70,000 रुपये मेरी कॉस्ट नहीं है? बिल्कुल है। मैं कहूंगा 70,000 रुपये मेरी कॉस्ट है, 70,000 को मैंने खर्च किया तो मैंने कितने कमाए, 270, साथ साथ बोलना है, इस 70,000 को मैंने खर्च किया तो मैंने कितने कमाए, तो ये मेरी कमाई है। पर मैं कह रहा हूं कमाई होना अलग बात और पैसा आना जाना अलग बात, तभी तो हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो। तो मैं अपने शेयर होल्डर को यही बता रहा हूँ कि भाई मैंने कमाया तो 2 लाख ही है, क्योंकि 270 कमा ही नहीं सकता था अगर कितने का खर्चा नहीं करता। अब देखो कनेक्ट कर रहा हूँ, सब सुनना है फोकस के साथ एकदम। मैं कह रहा हूँ कि ये 70,000 अगर नहीं लगाता तो मैं 270 कमा ही नहीं सकता था, पर मैं कैश फ्लो में जाके शेयर होल्डर को बता रहा हूँ कि ये 270 मैंने लगाए थे, बट किस साल, बात समझ आ रही है, जो खर्च हो रहे हैं इस साल। बात क्लियर है? इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको एड बैक कर देता हूँ। अब कॉपी कर लेंगे इसको, हो गया यहाँ पे कॉपी, पीएनएल कर लें भाई। चलो देखो, वापस से इंक्रीज इन इन्वेंट्री बता देते हैं, वापस सुकून से सुन लो। भाई मैंने कहा, मेरा शुरू से लेके चलते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या पार्क करेंगे, एडजस्टमेंट्स। डेप्रिसिएशन क्यों पार्क करते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल, impact 0 does not pertain to operation, loss on disposal, impact 0 does not pertain to operation, interest expense, impact 0 does not pertain to operation। लॉजिक के साथ क्लियर है? हम कहां पहुंच गए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे। अब मैंने आपको अभी सिखाया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होना अलग बात और इससे कैश आना अलग बात है। फिर मैंने आपको एक एक करके अभी लॉजिक देता हूं, सुनना। पहले साल पे चलो, पहले वाले साल पे। क्या मैं कह सकता हूं जो ऊपर सेल है, क्या मैं कह सकता हूं जो ऊपर सेल की अमाउंट दी हुई है इसमें से कुछ पैसा नहीं आया हो, तो मैं क्या करूंगा, तो क्या मैं कहूंगा वो मेरी कमाई नहीं है, या सिर्फ पैसे नहीं आए? इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ, कैश फ्लो। मैं कहता हूं जो भी मेरी ऑपरेशंस के कमाई थी उसमें से इतने पैसे नहीं आए, मैंने बोला हटाओ इसको। दूसरा लॉजिक सुनो, मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ऑपरेशंस के लिए इन्वेंट्री खरीदी हो बट उसको बेचा, तो मेरा खर्चा अब तक नहीं हुआ। अच्छा खर्चा देखो, मैं तुम्हें एक और चीज सिखाता हूँ, खर्चा मैं क्यों नहीं कह रहा उसको, क्योंकि कैश गया है मेरे पास से, मैं उसको अभी भी उसी प्राइस पे आगे बेच सकता हूँ, वापस करके आ जाऊँ सप्लायर को माल, तो मेरा एक्सपेंस तो नहीं हुआ ना, मेरा क्या है वो अभी एसेट है। एक्सपेंस कब होगा, जब वो बिकेगा। तो पहले वाले साल के अंदर मैंने खरीदा एक 50 का था, यूज किया था 80 का, बचा कितना था,
तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पीएनएल के अंदर जो मैंने माल बेचा है वो कितने का बेचा है, 80 का, कितना रह गया बिकने से, 70 का। तो मैंने, मुझे कैसे पता लगेगा कितना रह गया बिकने से? इन्वेंट्री के अकाउंट से। इन्वेंट्री का इंक्रीज आपको ये बता रहा होगा कि इतने का माल तुम लोगों ने खरीदा, जिसको यूज पर खरीदा तो है ना। पर मुझे एक बात बताओ, जो खरीदा है, क्या मैं शेयर होल्डर को ये बताऊं कि ये भी खरीदा था, जिसका इसका भी पीएनएल में इंपैक्ट, पीएनएल में इंपैक्ट कब आएगा? जब वो बिकेगी। तो मैंने शेयर होल्डर को कहा कि भाई वो अभी बिकी नहीं है, इसलिए मेरा एक्सपेंस मैं आपको 70,000 और माइनस करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये भी मेरी जेब से जा चुके हैं। पर बात क्लियर? ये कौन से साल की बात है? तो फिर हमने एक लॉजिक बना ली, इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगी? लेस होगी। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होने का मतलब ये है कि भाई आपने खरीदी ज्यादा, यूज की, तो जो यूज की वो पीएनएल में, जो यूज नहीं की वो बैलेंस शीट में, तो मैंने और माइनस कर दी। यहां पे क्लैरिटी है? आओ अगले साल। अगले साल वही 70,000 रुपए की चीज जो तुमने पेमेंट देके रख ली थी अपने पास, वो क्या अगले साल बिकी? यस, अगले साल बिकी, तो तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। अब तुम शेयर होल्डर को बोल रहे हो इस 70,000 रुपए मैंने लगाए क्या कमाने के लिए? 270, साथ साथ बोलोगे ये 70,000 रुपए मैंने लगाए क्या कमाने के लिए? तो मैं कह रहा हूं कमाई तो ये इस साल की है। यानी कोई तुमसे पूछे इस दिन क्या सेल की, तो तुम बोलोगे 270 की। वो तुमसे पूछे तुमने खर्चा कितना किया था, तुम बोलोगे 70 का। तो तुम्हारी कमाई कितनी? 2 लाख रुपए। अब कोई तुमसे पूछे या ये 2 लाख रुपए कमाने के लिए तुमने 70,000 रुपए इस साल जेब से दिए थे? नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब यह है कि आपने ये पैसे पिछले साल दिए थे, जो सिर्फ यूज इस साल हुई इन्वेंट्री, तो मैं क्या करता हूं उसको एड बैक, क्योंकि इसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है। पहले बताओ भाई, बात क्लियर है? यानी सर जल्दी से, इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगी? लेस होगी। और डिक्रीज इन इन्वेंट्री एक साथ बता दो, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड क्यों होगी? क्योंकि इस साल से उसका एक्सपेंस है, कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उसको ऐड बैक करूंगा। भाई लॉजिकली क्लियर हो? पक्का? यानी पीछे? ओके। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो तो आगे चलें जल्दी से जी। पहले ये कॉपी कर लें आप जल्दी से भाई। हसान क्लियर है? ओके। मास, हलीमा ओके जी, गुड। एग्जाम में शॉर्ट कीज यूज कर सकते हैं, इन्वेंट्री इंस्टेड ऑफ इन्वेंट्री, पीबीडी नहीं भाई पूरा लिखना। शॉर्ट कीज बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर मैं INV लिख दूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को PBT लिख दूं, तो वो नंबर भी आधे देगा। वो बोलेगा तुमने भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया था, मैंने भी, आधे कर दिए नंबर। पूरा लिख के आना भाई। किसी भी कंपनी के अकाउंट खोलोगे तो सब चीजें 100% लिखी हुई होती हैं। ये तो मैं सिर्फ लिखता हूं यहाँ पे। कासिम कह रहे हैं सर व्हेन यू से एक्सपेंस नहीं होगा इस साल, इसका मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा उसका। भाई क्या कासिम सही कह रहे हैं कि सर एक्सपेंस ना होने का मतलब ये है कि वो खरीद तो ली गई है बट वो CAGS में नहीं गई है, क्योंकि मैंने उसको अब तक यूज नहीं किया। जस्ट लाइक पीपी यार, पीपी जब खरीदते हो तो क्या पूरा एक्सपेंस होता है या जितना डेप्रिशिएट होता है? तो फिर उसको मैं इम्पैक्ट सही करने के लिए क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन को, पर उसको एडजस्टमेंट्स में दिखाता हूँ, ये वर्किंग कैपिटल में दिखाता हूँ। सही है? क्या कह रही हो? आगे चलते हैं बिल्कुल, बट ये जो पीछे की हमारी चुरंगियां हैं उनको तो साथ लेके चलना है ना सब। भाई हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? चलें जी आगे लेके चलते हैं उसको। अब सर आप तीसरी चीज पे आ जाएं, अकाउंट्स पेएबल। अच्छा यार, मैं फिर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, मुझे क्लियरिटी से बताओ क्या ये पक्का लॉजिक क्लियर है? देखो, अच्छा अगर वैसे ही मैं यहां चला जाऊं अब तक देखने के लिए, आई थिंक आपको गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल क्लियर है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हम कर चुके, मतलब ग्रेजुअली हम चीजें कवर करते जा रहे हैं। अब आगे देखना, जल्दी से मुझे बताना क्या ये इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल क्लियर है? सर ये आ गया इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट पेड। ये बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं है। अभी तो बेटा किया नहीं है ना, ये जिस गली को गए नहीं तो वो देख क्यों रही हो इधर। चलें जी भाई, ये बात क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। यानी सर देखें, अब मैं फिर रिपीट करता हूँ यार, मैं अगेन रिपीट करता हूँ,
बहुत आसान होता है कि एक फॉर्मेट को रट्टा लगा देना, पर हम इस फॉर्मेट की लॉजिक्स पे काम कर रहे हैं। वंस सारी लॉजिक खत्म हो जाएंगी, ये फॉर्मेट भी खत्म हो जाएगा और फिर हम चलेंगे पास पेपर्स के ऊपर। क्लियर है? पर अभी भी आई कैन बैट, तुम पास पेपर उठा के ना जितनी अभी एडजस्टमेंट है ना ये कर सकते हो, पर वो फिर इनकम्प्लीट होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर उस पर जाएंगे। चलें जी सर, अब हम आ गए वापस से यहाँ पे अकाउंट्स पेबल के ऊपर। अब वापस से सुनना, अब कुछ चीजें समझाने के लिए मैं बाकी को क्या रखूंगा, कांस्टेंट जी। पूरा सवाल आता है 20 नंबर का, 18 नंबर का, यानी आपका 20% पेपर यहीं से निकल जाएगा। सही है? तभी इस पे इतनी मेहनत लग रही है। इस पे क्या है, जो भी टॉपिक करेंगे उस पे इतनी मेहनत होगी। सही है जी? सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट देखो, मैंने ये वैसे भी कहा था बुक बनाते हुए भी, और वैसे भी तुम्हें बताता हूँ, डिजाइन इस तरीके से किया है, मेरे कॉन्सेप्ट मेकर्स हैं, फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को क्या करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। आप चलो एक चीज बता, एक कोई ऐसा सवाल बताओ जो मैंने खुद करवाया हो। नहीं, मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, सवाल करते हो आप, खुद करते हैं सवाल, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, टेस्ट हो जाए। फिर जैसे ही कॉन्सेप्ट टेस्ट खत्म होंगे, मैं किस पे आ जाऊंगा, पास पेपर्स के ऊपर। तो वो ग्रेजुअली खुद ही चलेगा। देखो मेरे लिए फजूल है मैं आऊँ बोलो आओ भाई चलो पेन निकालो, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम करके निकल जाओ घर पे। ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट मेकिंग होगी, कॉन्सेप्ट टेस्ट तुम पे होगा, और फिर पास पेपर्स भी तुम ही करोगे, फिर मैं कराऊंगा बाद में। चलो जी, अकाउंट्स पेबल बहुत सुकून से समझना, क्योंकि ये तीसरी चौरंगी है वर्किंग कैपिटल की। अब मैं करूंगा ये कि बाकी दो को कांस्टेंट रखूंगा और इसको समझाऊंगा। फोकस के साथ इधर देखें, अब तक आप फोकस करें, हमने जितनी भी इन्वेंट्री परचेज की थी वो कैश पे की थी। नहीं है बात समझ? भाई मैं कह रहा हूं अब तक मैंने जितनी भी इन्वेंट्री परचेज की थी कैश पे की थी। सर अब एक और मंजन इसमें ऐड करते हैं कि अब जो मैं इन्वेंट्री परचेज करूंगा उधार पे करूंगा, यानी कुछ पैसे नहीं दूंगा। तो प्लीज दिमाग खुला रखना। आपने मुझे बताया आपका रोजा है, बट यू हैव टू बी एनर्जेटिक। इधर मैंने ये कहा कि सर वही लास्ट ईयर 2021 और करंट ईयर 2022 खानदानी अकाउंट पीपी 5 लाख रुपए, और ये 490, 1 लाख का, 1 लाख बोल रहा हूँ, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई, हमने कहा कैश एंड बैंक का बैलेंस ओपनिंग आ गया 1.2 मिलियन। हमने कहा सर आए जी अब इन्वेंट्री परचेज करते हैं। सर हमने इन्वेंट्री परचेज की 150 की। इन्वेंट्री परचेज की कितने की? 150 की। बहुत फोकस होकर देखना इधर। अच्छा भाई, फिर मैंने ये कहा कि मैंने सर इस 150 की इन्वेंट्री को बेच दिया। सर 150 की इन्वेंट्री को बेचा है मैंने, कोई सर पूरी इन्वेंट्री निकाल ली यहां से, और सर COGS डेबिट। अच्छा अब आपने जरा लॉजिकली इसको देखना है चीजों को। मुझे इसको बात बताओ, एक क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा अभी एक्सपेंस हो चुका है, पर मैं फिर कसम भी खा के कहता हूं कि मैंने इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया, यानी एक्सपेंस हो गया, अब पेमेंट नहीं हुई। ये भी बात मुझे क्लैरिटी से यहीं पे देख के समझ आ रही है कि एक्सपेंस हो चुका है, उसकी पेमेंट नहीं हुई। चले जी, मैंने कहा सर कुछ पेमेंट कर लेते हैं। मैंने कहा सर अकाउंट्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। मैंने कहा सर आप 40,000 रुपए की पेमेंट करते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ एक्सपेंस में कितना है? 150 एक्सपेंस में है 150। अच्छा कैश में कितना गया हुआ है? फर्क है, ऐसा ही है। चलो जी आगे। मैंने कहा ये जो 150 की इन्वेंट्री है ना, ये मैंने बेची है कैश पे, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सर ये मैंने बेची है कोई 310 पे, 310 की इन्वेंट्री मैंने बेच दी। अच्छा अब अगर मैं PNL बनाऊं तो सेल्स मेरी कितनी आ रही होगी? अच्छा अगर मैं इसमें बाकी कॉन्सेप्ट भी डाल देता तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई मसला होना चाहिए था। मैं रीजन दे रहा हूं क्यों नहीं होना चाहिए तुम्हें मसला, क्योंकि अगर सेल्स के पैसे नहीं आए होते तुम क्या करते उसको? अच्छा कुछ इन्वेंट्री बिकने से रह जाती उसको भी लेस कर लेते, क्योंकि तुम कहते खरीद लिए उसको बेचा नहीं है।
अब हम तीसरी चोरंगी पे आ गए, किस पे? अकाउंट्स पेबल पे। अच्छा, COGS कितना? 150, पक्की बात है? तो पे तो तुमने 40 किए हैं सर। पूरी इन्वेंट्री यूज तो हो गई ना, मुझे उसको पे करना है, ये खर्चा हो चुका है, क्योंकि मैं बोलूंगा 3-10 कमाने के लिए खर्चा कितने का किया, चाहे पे करूं या ना करूं। कितना आ गया ये? और सर मेरे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 रुपए का ये आ गया हमारे पास 150। सर अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर जानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रखूंगा? 150। आप सर इसके अंदर एक एडजस्टमेंट पार्क करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, कितने की? सर हमें वाज़ेह तौर पे मिल गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसके दो ब्रेकअप हैं, एक सेल्स और COGS। सेल्स कितनी है? 310, COGS 150 नेगेटिव। अच्छा, अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या इस सवाल के अंदर कोई रिसीवेबल का अकाउंट है? यानी जो सेल्स है वो पूरे पैसे रिसीव, तो मुझे क्या वर्किंग कैपिटल में कोई रिसीवेबल का इम्पैक्ट लेना है? क्यों भाई, है ही नहीं? ओके, गुस्सा नहीं। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री का अकाउंट है? क्यों? जो थी वो बिक गई। अच्छा, होता तो क्या मुश्किल बात है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही होती, मैं लेस कर लेता, कहता यूज की कम, खरीदी है ज्यादा, वो अपनी जगह है, वो अकाउंट अपनी जगह चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी कैरी फॉरवर्ड होंगी चीजें। पर मैं कह रहा हूं अब आ गया अकाउंट्स पेएबल, या इसको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए। अच्छा भाई, हमने कहा कि ओपनिंग 0 है, बट आई बिलीव कि क्लोजिंग मेरे पास कुछ बच गया है, 110। क्लोजिंग क्या हुआ है? 110 बच गया है। अच्छा भाई, क्लोजिंग बच गया मेरे पास 110, ऐसा ही है? अच्छा भाई, क्लोजिंग 110 कैसे बच गया सर? अकाउंट पेबल 150 था, 40 पे किया तो 110 बच गया। अच्छा, अब एक बात कहता हूं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। भाई मुझे IAS 7 ये कहता है कि जब भी अकाउंट्स पेबल इंक्रीज होगा, जब भी अकाउंट्स पेबल इंक्रीज होगा, उसका मतलब यह है कि आपने, अगर मैं 3 चीजें कहूंगा तो फोकस होकर सुननी है, क्योंकि ये माइंड मैपिंग चल रही है। मैंने कहा जब भी अकाउंट्स पेबल इंक्रीज होगा, उसका मतलब ये है कि आपने इन्वेंट्री खरीदी, दूसरा यूज भी की, पैसे नहीं दिए वापस। पहले मैं ये नहीं कह रहा था, पहले मैं कह रहा था खरीदी यूज नहीं की, खरीदी यूज की, ये यूज कर ली, खरीदी पिछले साल थी, पहले ये बातें हो रही थी ना। अब क्या कह रहा हूं, इन्वेंट्री खरीदी, यूज भी की, पैसे नहीं दिए। बात क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, लॉजिक, क्या मैं कह सकता हूं कि ये बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है कि 1,10,000 रुपए से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, 1,10,000 रुपए से मेरी लायबिलिटी, यानी आप ये मानते हैं कि 1,10,000 से लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है इतने पैसे आपने इस साल पे नहीं किए, जो कि एक्सपेंस में चार्ज हो चुके हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप देख सकते हैं 150 के अंदर ये 110 का इम्पैक्ट भी है। 150 के अंदर बच्चों 110 का इम्पैक्ट है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। यानी मैं अभी यही सिखा रहा था कि आपने जल्दी से बोलोगे, इन्वेंट्री खरीदी कितने की थी? 150 की। यूज कितने की? 150 की। वापस से इन्वेंट्री खरीदी कितने की? यूज कितने की? पे कितने किए? कितने नहीं किए? तो भाई आज के बाद तुम्हें कैसे पता लगेगा कितने नहीं किए पे? पेबल के अकाउंट से। तो आप देख रहे हैं ना, पेबल इंक्रीज हो रहा है। पेबल इंक्रीज होने का मतलब है इतने पैसे आपने इस साल पे, तो आपके ये पैसे बच गए ना, यानी एक्सपेंस हो गया, और पेमेंट, साथ बोलोगे, एक्सपेंस हो गया, पेमेंट, पैसे सेव हो गए। पर क्या मैं कह सकता हूँ एक्सपेंस में चार्ज हो चुके हैं? अच्छा, तो अब मैं ये करूंगा, यहां पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताऊंगा। मैं बोलूंगा भाई यहां पे आ रहा है इंक्रीज इन
अकाउंट्स पेबल कितने से, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। मैं तुम्हें ऐड करने की लॉजिक बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे भेजे में ये बात फिक्स होनी चाहिए कि ऊपर पूरा एक्सपेंस माइनस हो चुका है, जबकि मेरी जेब से गए कितने, 40,000। तो कितने ऐड करूंगे, 40 पे रुक जाऊंगा, 1,10। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखो लॉजिक्स अलग है। अगर बच्चा रट्टा लगाएगा ना, फेल गया हाथ से गेम। फिर इतना टेक्निकल पेपर आएगा ना, फंस जाओगे तुम। लॉजिकली चलो। मैं एक बच्चा ना उस दिन, वैसे ही पुराना बच्चा है हमारा, तो बोल रहा सर यार मैं ये फाइनल में तो आ गया, पर वो मैंने याद कर लिया था कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होता है, इंक्रीज इन रिसीवेबल लेस होता है, डिक्रीज इन इंक्रीज इन पेबल ये होता है। तो मैंने बोला क्या कर रहा है भाई, का दिमाग खराब हो गया है, सीए फाइनल का पेपर देने जा रहा है। बोल रहा सर वो बस भूल गया था, मैंने ये लिख लिया अपने पास। फिर उसको बैठ के समझाया कि भाई ये लॉजिक्स है उसके पीछे, क्योंकि वो कभी भी सवाल को घुमा देगा। और फिर तुमसे पूछेगा भाई बताओ उसका इम्पैक्ट क्या होगा कैश फ्लो के ऊपर, तो अब क्या बताओगे, क्या रट्टा लगा के जाओगे? नहीं, लॉजिकली वापस से मुझे बताओ इन्वेंट्री खरीदी कितने की, यूज कितनी हुई, तो एक्सपेंस कितना बढ़ा हुआ है, 1,50। अच्छा मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या 1,50 का एक्सपेंस पूरा पे हो चुका है या कुछ पैसे आपने रोक लिए? अच्छा जो पैसे रोक लिए वो आपकी सेविंग है, तो क्या मैं उसको ऐड कर दूं? यस। आपको वो यही कह रहा है ये 7 कि इंक्रीज इन पेएबल को ऐड बैक कर देना। ऐड बैक इसलिए करना क्योंकि तुम्हें लॉजिकली पता होना चाहिए ऊपर पूरा एक्सपेंस क्या हुआ है। अगर पूरा एक्सपेंस ऊपर लेस हुआ हुआ है, ये रहा 1,50, जानबूझ के लिखा समझाने के लिए, 1,50 लेस हुआ हुआ है। 1,50 लेस होने का मतलब अभी ये लग रहा है कि पूरे पैसे कितने गए जेब से, जबकि कितने बच गए। तो भाई जो बच गए वो ऐड कर दो ना। बात क्लियर, जो बच गए वो क्या करें, ऐड बैक कर दें। तो मैंने कहा कि जैसे ही मैं बच्चों इन सब का टोटल करूंगा, कैश कितना आ गया, 270 आ गया। अच्छा भाई मैंने कहा ये आ गया सर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा भाई जब मैं यहां पे गया तो मैंने कहा देखें जरा सर इस एंट्री को देख के बताएं, जल्दी से मुझे देख के बताओ कैश यहाँ पे आया कितना, कैश गया कितना, कितना, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 270। बात समझ आई? यानी सर कंक्लूजन करते हैं एक जल्दी से। जब भी तुम देखो कि तुम्हारे पास पेबल का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, क्या शो कर रहा है, इतने पैसे आपने इस साल पे, यानी ये पैसे आपने रोक लिए हैं जिसका एक्सपेंस चार्ज हो चुका है। बात क्लियर है? अच्छा जी अगर पिछले सवाल के अंदर, चलो इस सवाल में भी इसको लिंक करके चलते हैं। अब लेट से मैं तुम्हें तीनों एग्जांपल्स देता हूं। तुमने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया, अगर तुम्हारा रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा तो क्या करेंगे, साथ साथ बना, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा तो, अच्छा जल्दी से लॉजिक बताओ वाई, क्योंकि इतने पैसे, क्योंकि जो मेरे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में मुझे लग रहा है कि पैसे आए, जबकि मैं क्या करूंगा उसको, वेरी गुड। आओ इन्वेंट्री की बात करें। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्यों लेस कर रहे हो, क्योंकि खरीदी ज्यादा। अच्छा पे आप सोने पे सुहागा, खरीदी ज्यादा यूज की कम, लेस कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपने खरीदी उसका कुछ पे ना किया हो, तो वो क्या इंक्रीज इन पेएबल, वो क्या कर देंगे। देखो ये सारे गेम मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कन्वर्ट कर दूं कैश फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। पहले तो बात समझ आई। यानी सर आखिरी बार मेरी मोहब्बत के लिए जल्दी बताओ एडजस्टमेंट्स की कहां पहुंच गए, प्रॉफिट फ्रॉम, अगर रिसीवेबल लिखता है क्या मतलब है, इतने पैसे नहीं आए, क्या करूंगा, इन्वेंट्री इंक्रीज होते हुए दिखती है, लेस कर दूंगा। क्यों 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 लेस, क्योंकि खरीदी ज्यादा है, यूज की तो जो नहीं की वो भी लेस करो। अच्छा फिर आपको पेबल इंक्रीज होता हुआ दिखता है। अब बात समझ आ रही है, पेबल इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ये वो पैसा है जो मेरी जेब से गया जबकि ऊपर माइनस हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा उसको, क्योंकि वो मेरी बचत है, वो मेरी जेब से नहीं गए। क्या ये बात समझ आ गई कि व्हाई डू वी ऐड इंक्रीज इन पेबल? चलें जी अब कॉपी करें इसको जल्दी से। हो गया कॉपी? वेरी गुड यार, लिख के आती हो घर से। ये आ गया भाई 1470,000,000। ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो, क्लियर है ये बात? कि हमने इसको ऐड क्यों किया, ओके जी गुड।
आज के क्विज में ज्यादा चीजें होंगी। पूरा रमजान क्लासेस होंगी, बिल्कुल पूरा रमजान क्लासेस होंगी, सिर्फ संडे को ऑफ होगी। कल क्या है? वो पियासी नहीं है ना, ये पियासी में जुम्मा ऑफ होता है। 5 2 दिन ऑफ है, किसने बोला ये? नहीं सर से भी बोल देंगे ना उनके सर, जुम्मे को ऑन रखते हैं। ऑफ चाहिए कल तुम लोगों को? क्या यार, क्या समझा नहीं? ईद की छुट्टियां 4 दिन तो होंगी यार, इतने जालिम नहीं है हम लोग। एक तो चांद रात की होगी, 3 दिन ईद की, 4 दिन हो गई, और हफ्ता इतवार बीच में आ गया तो हफ्ते को बुला लूंगा मैं। चांद रात को छुट्टी देंगे ना, चांद रात से पहले क्या करोगे? मतलब चांद रात वाला दिन जो होगा वो छुट्टी होगी ना, ऐसे तो ही ना कि आप देखिए मेरी बहन, आपकी सोच गलत है। ईद पे हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे, सब शलवार कमीज में आएंगे। बेटा अचानक से कैसे होगी कि मौलवी के साथ बैठा होगा तू, आंखों पे पट्टी होगी तेरी, वहां से डायरेक्ट ईद हो गई। तो मेरी जाना है 29 का चांद हो गया, बोलूंगा बैग उठाओ और शार्ट, सही है? बिल्कुल, पर तू रात तक बैठेगा मेरे साथ अब जाके। हाँ भाई, ये कॉपी हो गया यहाँ तक। अचानक से चांद रात कैसे होती है भाई? शाम को घर जाओगे यहाँ से तो ही होगी ना। अच्छा, 11 बजे 4 देखो और 7 बजे से देखें। वैसे तुम में से कोई ऐसा है तो नहीं कि जो फौरन दस्ती सो जाए 11 बजे? अभी जिस क्लास से 11 बजे सो के आ रहे हो। तुम वैसे शहरी के लिए तो उठते हो ना यार। नहीं सर, अच्छा कोई भी सैली पे करते हैं। तो जो तेरे साथ होता है उसको बुला कर उठा दिया करते थे टाइम से पहले। अच्छा भाई, कॉपी हो गया ये? अभी तो यार कारवां है तुम्हारा, क्या तुम अभी से थक गए हो यार FAR 1 में? नहीं थका ना, बस सही है। बताता हूँ कासिम। हाँ भाई, ये हो गया कॉपी यहाँ तक? पक्की बात है। चलें जी, अब खाली इस बेसिक कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं अगले साल लेके जाके, ताकि पेबल का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाए, क्योंकि हमने इंक्रीज इन पेबल देख लिया, क्या देखना है? बल्कि एक काम करो, ऑफ करो, क्योंकि तुम्हारी अभी सहमत की भी क्लास है फॉरन, हमारी 7:10 की है ना, पर डिक्रीज इन पेबल कल करेंगे, बट ये कि यहाँ तक का क्विज आ जाएगा। सेट है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।